प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। आपकी पुलिस की परीक्षा चल रही है और आज अगर देखा जाए तो 4 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और अभी 6 शिफ्ट के पेपर होना बाकी हैं। पेपर देख के आपको लग गया होगा कि एक पेपर दूसरे पेपर से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, यानी कि दोनों पेपर अलग अलग हैं। 4 शिफ्ट के जो भी पेपर बनाए गए, इन चारों शिफ्ट के पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो अगर जीएस की बात करें तो वो क्वेश्चन आपस में अटैच नहीं है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि पेपर मिलने के बाद हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 20 से 25 क्वेश्चन आप ना कर सकें। बस ध्यान दीजिए और कॉमन सेंस की चीज़ें हर क्वेश्चन में उन्होंने लगा रखी हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कॉमन सेंस पर आधारित है, ठीक है। तो बस घबराना नहीं है, आराम से करना है। जीएस है, अगर आप सोचेंगे कि 38 में 38 करके आ जाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो अभी जो टारगेट है इस पेपर को देखते हुए ध्यान ये रखिएगा, पेपर सबके लिए कठिन है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि 20 से 25 के बीच जो है प्रश्न, वहाँ पे सही प्रश्नों की संख्या 20 से 25 तक पहुँचे। और पहुँचना थोड़ा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना होगा। और एक जो 4 ये शिफ्ट के पेपर देख के आपके मन में एक जो कह सकते हैं कि एक धारणा बन चुकी है कि पेपर बहुत कठिन है, ये और क्वेश्चन को कठिन कर देगी, ठीक। तो इसी क्रम में मैं आपको जितने भी शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं उन सब का एक मान्य हल दे रहा हूँ। मान्य हल इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी सोच विचार करके, और कोशिश ये है कि आपको सर्वशुद्ध हल मिल सके। तो उसी क्रम में 23 अगस्त को हुई जो पुलिस परीक्षा है उसके पहले शिफ्ट का आंसर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से जो आपका प्रश्न पत्र है, जिन लोगों ने ये पेपर दिया है वो अपने अपने प्रश्न पत्र पर टिक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पेपर हमें मिला उसमें जो पहला क्वेश्चन था, द स्कॉलैंड लेटर किसने लिखी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन उन्होंने बनाए हैं, मार्क ट्वेन, हरमन मेनविल, वाशिंगटन इरविन, और डी ऑप्शन है नथानियल हाथोर्न, ठीक है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है नथानियल हाथोर्न। और अगर इसकी बात करें तो ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास को इन्होंने लिखा था 1850 में, ठीक है। 1850 में लिखित ये उपन्यास है, काफ़ी चर्चित रही, इस वजह से ये आपसे पूछा है। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न जो है वो है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। यानी स्ट्रीक्स की सुविधा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दी गई है। सोशल मीडिया का मतलब वो माध्यम जिससे हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो वैसे ही एक और ऐसा माध्यम है, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके, स्नैपचैट, बी में इंस्टाग्राम, सी ट्विटर और डी फेसबुक। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रीक्स नामक सुविधा है वो स्नैपचैट की एक विशेषता है। स्नैपचैट का मतलब कि इसके तहत जो भी हमारी फ्रेंड लिस्ट में वहाँ ऐड होंगे उनको हम लगातार फ़ोटो भेजते हैं, और जब फ़ोटो भेजते हैं तो एक आग का निशान बन के आता है उस पर, और जितनी बार हम फोटो भेजेंगे या कोई देखेगा तो वहाँ पे लिख के आएगा 1 2 3 ऐसे नंबरिंग, ठीक है। उसी सुविधा को स्ट्रिक्स कहा गया है। अगला प्रश्न इन्होंने प्राचीन भारत से उठाया है। प्राचीन भारत से जो प्रश्न था वो था, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन इन्होंने दिया है तंजाउर, बी मैसूर, सी कांचीपुरम और डी मदुरई। तो अगर प्रश्न पे ध्यान दें तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कांची, ठीक है, और उसी कांची का वर्तमान नाम आज जो है वो है कांचीपुरम, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है, ठीक है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड अगर इसकी बात करें तो अप्रैल 2009 में G20 का लंदन में सम्मेलन हुआ था और वहीं इसका जो है गठन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। तो यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। सी ऑप्शन है, यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। चारों ऑप्शन पे अगर हम ध्यान ले जाएं तो G20 अभी मैंने नाम लिया है और G20 समूह है विकासशील देशों का, ठीक है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए, यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना जीएसटी से इन्होंने बनाया है और बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। पूछा गया कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। ए ऑप्शन था दीपिका पादुकोण, बी शिल्पा शेट्टी, सी शाहरुख खान और डी अमिताभ बच्चन। तो लगभग अधिकतर विद्यार्थियों ने ये प्रश्न सही किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे अमिताभ बच्चन, ठीक है।
अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला था, वो इसलिए कि किताबों में जो ये लाइन दी गई है वो हिंडनबर्ग नाम से, ठीक है, और वो यहाँ पे है गायब। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन इन्होंने बनाया वो KW लाइन, 49वीं पैरेलल लाइन। अगर 49वीं पैरेलल लाइन की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच खींची गई है, सेंगर लाइन। और सी ऑप्शन इन्होंने बनाया था सिगफ्रीड लाइन, ठीक है। इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है सिगफ्रीड लाइन, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत होने से पहले ऐसा आप कह सकते हैं कि इसको खींचा गया था, या ये कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की जब पृष्ठभूमि बन रही थी तो उसी दौरान ये लाइन जो है खींची गई थी। इसी का नाम जो है, यानी इसका सही आंसर पहले आप ध्यान रखिए सिगफ्रीड लाइन, और इसी को इसका नाम बार बार बदलते रहा, ठीक है। अब हिंडनबर्ग लाइन भी इसी का नाम है। और एक नाम और इसका हमको मिलता है वेस्ट वॉल, यानी पश्चिमी दीवार से इसका तात्पर्य निकालना है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन है, नाम समय समय पर बदलता रहा और फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये चार ऑप्शन हमारे सामने उन्होंने रखे थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की बात करें तो ये अलग चला जाएगा, विदेश मंत्रालय अलग है, वित्त मंत्रालय अलग है। विदेशी व्यापार की बात कर रही है तो यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ए ऑप्शन में उन्होंने बताया सिलिकॉन, बी ऑप्शन था हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है यूरेनियम। अगर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की बात करें तो सबसे प्रमुख तत्व जिससे हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं वो है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर डी यूरेनियम। अगले प्रश्न की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा है, जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न पत्र हल किए होंगे उन्हें ये जरूर मिला होगा। ए ऑप्शन था बुलंदशहर, बी था मथुरा, सी था गाजियाबाद और डी था गौतम बुद्ध नगर। तो जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा आपको वो सी और डी में ही हुआ होगा, ठीक है। और इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर के तहत ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये दो शहर हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत ही आते हैं। जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर और इस गौतम बुद्ध नगर में दो मुख्य शहर हैं, एक है नोएडा और एक है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न इन्होंने जो बनाया था वो था विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन था 3 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन था 15 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन था 10 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन था 9 अक्टूबर। अब सही उत्तर की अगर बात की जाए तो इसका सही उत्तर है 9 अक्टूबर। अब ये 9 अक्टूबर से मनाया क्यों जा रहा है तो 1874 में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना की गई थी 9 अक्टूबर 1874 में, और इसी दिन को याद रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यानी कि 11वां प्रश्न जो है वो जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। इस तरह का प्रश्न पूछा गया। ए ऑप्शन था नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी नित्यानंद राय और डी अमित शाह। तो गृह मंत्रालय की बात करें तो 2 जून 2024 से पहले भी गृह मंत्री वही थे, और जून में जो नई सरकार गठित हुई यानी 18वीं लोकसभा जो गठित की गई है और बीजेपी ने जो सरकार बनाई है उसमें भी गृह मंत्री किसको बनाया गया है, अमित शाह जी को। इसलिए इसका भी आंसर आपका होगा डी अमित शाह। अगला प्रश्न इतिहास से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ए ऑप्शन है 1905, बी है 1947, सी 1857, डी 1885। अगर ध्यान दें तो सीधी सी बात है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में और तिथि थी 28 दिसंबर की और जगह थी तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न था भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। ए ऑप्शन मद्रास, चेन्नई, बी बॉम्बे मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। अब सही उत्तर की बात करें तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा स्थित था या बनाया गया वो बनाया गया बॉम्बे मुंबई में और जगह थी जुहू और सन था 1928, ठीक है। तो ये था भारत का पहला हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं है तो जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो ए ऑप्शन है
रुपए 20 लाख, बी ऑप्शन है रुपए 50 लाख, सी ऑप्शन है रुपए 5 लाख और डी ऑप्शन है रुपए 10 लाख। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते समय एक चीज ध्यान में रख लेना है, अभी वर्तमान में ही जीएसटी पंजीकरण के लिए जो ये सीमा है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, जिसको यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कहा गया सीमा, वो कर दी गई बड़े राज्यों के लिए 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए अभी भी वैसा ही विद्यमान है 20 लाख रुपए। तो यहाँ 40 लाख तो है नहीं, इसलिए अपना सही आंसर इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ए 20 लाख रुपए, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुरुआत में खाली स्थान का डैश बना हुआ है में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन इमेज फिशिंग, बी ऑप्शन कैट फिशिंग, सी ऑप्शन वीपीएन और डी ऑप्शन स्मिशिंग। अब इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है कैट फिशिंग, जिसके माध्यम से एक हैकर क्या करता है, हमें कोई QR कोड भेजेगा या कोई ऐसी फोटो भेजेगा, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो हमारे सारे डाटा को चुरा लेगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से वो हमारे कंप्यूटर में वायरस भी भेज सकता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। बस पूरे पेपर में एक ही कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये कि एक देश की राजधानी वो पूछ रहे हैं। तो इसलिए अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, लूसेंट उठाएं या कोई भी ऐसे बुक उठाएं जिसमें राजधानी दिया हो और पीछे से और उस पूरी राजधानी, उन देश और उनकी राजधानी ध्यान से पढ़ ले, एक प्रश्न वहाँ से आपको मिलेगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन दिया है इन्होंने मैक्सिको सिटी, बी डुब्रोवनिक, सी जाग्रेब और डी एम्स्टर्डम। सही ऑप्शन की बात करें तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आतंकवाद का मामला है, सूचना साझा करना। सूचना साझा करना का मतलब कि हम एक सूचना दूसरे को दे रहे हैं। ऑप्शन इन्होंने बनाया है वो है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ठीक है, बी ऑप्शन इन्होंने बनाया है, यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। सी ऑप्शन है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है और डी ऑप्शन है, यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। अब चारों ऑप्शन पे अगर हम ध्यान ले जाएं तो इन चारों ऑप्शन में ऐसे प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ के आधार पर करना होता है कि कौन सा सबसे सुटेबल बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन पे हम ध्यान ले जाएं तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, ये सबसे उचित उत्तर इस प्रश्न का है। ठीक है, अब ये देखना होगा कि आयोग, यानी कि जो आयोग उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग है जो ये परीक्षा करा रहा है, वो देखते हैं कि आंसर क्या मानता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सबसे सही सुटेबल आंसर सी होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने दोहराया होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। अब सही उत्तर की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश भूटान है, जिसे हम थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन है इंस्टाग्राम, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है कि नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है ट्विटर और डी ऑप्शन है फेसबुक। अब अगर पूरे ऑप्शन पे अगर हम ध्यान ले जाएं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ट्विटर के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ एक ऑप्शन जो हमको दिख रहा है वो है गूगल। तो गूगल की बात करें तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होकर के गूगल है एक सर्च इंजन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है। ठीक है, और ऑप्शन दिया है मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी ऊष्मीय प्रदूषण। अब त्वरित यूट्रोफिकेशन की बात करें और प्रदूषण का प्रकार ये पूछा हुआ है तो ये इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा जल प्रदूषण। ठीक है, ऐसा इसलिए कि आप ध्यान रखिए कि किसी पोखरे का पानी हो या कहीं रुका हुआ पानी हो, अचानक से हम क्या देखते हैं उसमें हरे रंग के शैवाल या काइयों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और ऊपर जल में जो है वो पूरी तरीके से जल पे एक परत बना लेते हैं, जिससे होता क्या है कि उस परत के नीचे जल में ऑक्सीजन की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, इसी को जल प्रदूषण का एक रूप कहा गया है यूट्रोफिकेशन, और ये पाया जाता है हमें, यह जल प्रदूषण का एक रूप है। ठीक है, 1946 अगला प्रश्न, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ए उर्जित पटेल, बी शक्तिकांत दास, सी चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख और डी सुब्बा राव। तो यहाँ अगर थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन ऐसे हैं
जिनका संबंध आज़ादी के बाद आरबीआई के वो गवर्नर रहे, इस तरीके से स्थापित होता है। एक नाम जो इसमें है वो है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। 60 में आपने पढ़ रखा होगा इनका नाम सीडी देशमुख। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जो 1946 में आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय आरबीआई का विमुद्रीकरण यानी भारत में पहली बार ये विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न जो अपना है वो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2 और डी भाग 3। उधर चलते हैं। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में दिया हुआ है मूल अधिकार, भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता, भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में दिया हुआ है संघ, यानी अपना सही आंसर क्या होगा? भाग 4। ठीक है, अब राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत पूछा जा चुका है भाग 4। आप यहाँ पूछा जा सकता है भाग 4 का जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन यहाँ बनाए गए हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी मैथिली शरण गुप्त। इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? ठीक है, ए ऑप्शन है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव, सी जल वाष्प की उपस्थिति और डी वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव, जिसके द्वारा हमें आसमान का नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करंट से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति हैं रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है टेबल टेनिस, सी ऑप्शन है फुटबॉल और डी ऑप्शन है हॉकी। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी नर्मदा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा पलटा, यहाँ पे भारत न पूछ करके यहाँ जो प्रश्न बनाया गया वो प्रायद्वीपीय भारत से, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी। यही रीजन है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से या दक्षिण गंगा नाम से या वृद्ध गंगा नाम से भी संबोधित किया जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी 27वां प्रश्न है वो है एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया और डी ऑप्शन है नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। 4 रुपये अगर ध्यान ले जाए तो इसका सही आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, जिन लोगों ने सही लगाया है अपने बुकलेट पर सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न यानी 28वां, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो ये प्रश्न उठा कहाँ से? तो ये प्रश्न उठा संयुक्त राष्ट्र से। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष को किसी न किसी रूप में घोषित करता है। तो यहाँ जो 85 वर्ष 1985 जो उन्होंने घोषित कर रखा था वो था युवा वर्ष। ठीक है, और आपके ऑप्शन थे बच्चे, महिला, दृष्टिहीन, युवा। तो युवाओं का वर्ष घोषित कर रखा था 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक, अगला प्रश्न देखें। सबसे पहले डैश है अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। ए ऑप्शन इन्होंने दिया मिश्रित और बी गुणात्मक, सी एक्शन और डी मात्रात्मक। ठीक है, तो यहाँ एक ध्यान रखिए कि ये पूछताछ की विधियां हैं, मिश्रित विधियां, गुणात्मक विधियां, एक्शन विधियां, मात्रात्मक। तो ये जो प्रश्न बनाया गया है उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच के लिए, तो ऐसी विधियों को कहते हैं गुणात्मक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, यानी 29 का सही आंसर गुणात्मक। अगला प्रश्न है BRI का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन इन्होंने दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, वेल्थ एंड रिसोर्स इनिशिएटिव और डी ऑप्शन है वेल्थ एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री। तो BRI का फुल फॉर्म जानने से पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि चीन की एक योजना है और चीन चाहता यह है कि भारत को चारों तरफ से वो घेर ले, और यही योजना है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसका सही आंसर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ भी सबसे पहले डैश है, उसके बाद विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है स्पैमिंग, बी ऑप्शन है स्पीयर फिशिंग, सी ऑप्शन है साइबर स्टॉकिंग और डी ऑप्शन है स्निकिंग। अब चारों ऑप्शन पे अगर हम ध्यान ले जाएं तो पहला है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि अनचाहे संदेश भेजना, जैसे अपने मोबाइल पे हम नहीं चाहते हैं लेकिन तभी संदेश आते रहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पैमिंग।
साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो साइबर स्टॉकिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन है स्नीकिंग, स्नीकिंग के तहत गुप्त या छुपकर काम करना, उसे कहते हैं स्नीकिंग। और स्पीयर फिशिंग यानी 31 का सही आंसर जो बैठ रहा है वो है स्पीयर फिशिंग, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? ए मार्च 2004, बी जनवरी 2004, सी जुलाई 2000 और डी मार्च 2002। तो भारत की जो पहली कृषि नीति बनाई गई वो बनाई गई जुलाई 2000 में, ठीक है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है जुलाई 2000 यानी सी। अगले प्रश्न की बात करें, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी सीधा सी बात है, पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है 2006, बी 1998, सी 2000 और डी 2001। तो इसका सही आंसर है ए सन 2006। यानी सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया, किसके स्थान पर? मानवाधिकार आयोग के स्थान पर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ठीक, ए ऑप्शन है सियाम लेम्पा, बी ऑप्शन है केनेनिसा बेकेल और सी ऑप्शन है डेनिस किमेटो और डी ऑप्शन है रश कुक। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है रश कुक, ठीक है। तो रश कुक की बात कर ले तो रश कुक ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनका एक नाम है हार्डेस्ट गीजर, ठीक है, हार्डेस्ट गीजर के नाम से मशहूर है। और इस यात्रा के दौरान इन्होंने उत्तर से दक्षिण, ये कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ ये दौड़ लगाई थी। और तो दक्षिण अफ्रीका सबसे नीचे है, दक्षिण अफ्रीका के केप अगुलहास से इन्होंने दौड़ना शुरू किया था। सबसे ऊपर ट्यूनीशिया के उत्तरी बिंदु रास एंजल तक इन्होंने दौड़ लगाई थी और इस दौरान 16 देशों को इन्होंने पार किया था। 352 दिन की यात्रा थी, 9,940 मील यानी 16,000 किलोमीटर इन्होंने ये दौड़ करके पार की। इस दौरान कई ऐसे देशों से भी ये गुजरे जहाँ इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ जगह इनके सामानों को छीन लिया गया, इन्हें परेशान किया गया। हाँ, क्योंकि अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे वहाँ पे कह सकते हैं कि लोगों का मुख्य पेशा ही जो है चोरी करना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इन्होंने जो दौड़ लगाई ना, ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को छोड़ दीजिए, अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से का जो दक्षिण से शुरू किया, लेकिन अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से की तरफ ये दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान और डी पाकिस्तान। तो ध्यान रखना है कि भारत में बासमती चावल की सबसे अधिक उपज कहाँ होती है। तो इस संदर्भ में अगर हम चले तो हमको चलना होगा पंजाब। और 1947 के बंटवारे की बात करें तो पंजाब दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा रह गया भारत में और एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, वहाँ भी बासमती चावल की खेती होती है। और इसी संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बासमती चावल की किस्मों को लेकर के हमेशा लड़ाइयाँ होते रहती हैं। इस संदर्भ में ये प्रश्न बनाया गया था और सही उत्तर है इसका पाकिस्तान। अगले प्रश्न पे आइए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उड़ीसा। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? ए ऑप्शन इन्होंने बना रखा है लखनऊ, बी नोएडा, सी प्रयागराज और डी वाराणसी। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। और चिकन के लिए जो मशहूर है वो है लखनऊ। कहा जाता है ना कि लखनऊ में चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है। तो चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली, हाँ, लखनऊ के साथ साथ बनारस में भी अब ये देखने को हमको मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ए ऑप्शन है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, बी ऑप्शन है तेल का रिसाव, सी ऑप्शन है अत्यधिक मछली पकड़ना, डी ऑप्शन है समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। अगर चारों ऑप्शन पे हम ध्यान ले जाएं तो तेल के रिसाव से अम्लीकरण होगा, लेकिन बहुत छोटे हिस्से में होगा। अत्यधिक मछली पकड़ने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, अगर समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होती है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसका उल्टा होगा। उल्टा का मतलब कि जो ग्लेशियर समुद्र के साथ लगे हुए तेजी से पिघलने लगेंगे, मौसम परिवर्तन होगा, जिससे अम्लीकरण बढ़ेगा नहीं, अम्लीकरण कम होगा। और जो इसका प्रमुख कारण है या इसका सही उत्तर है
वो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। आप सोच रहे हैं CO2 का अवशोषण कैसे, तो समुद्र के नीचे जो या समुद्र में जो भी शैवाल पाए जाते हैं वो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण वही करते हैं, ठीक है। और इस संदर्भ में आप ध्यान रखिए कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवशोषित हो जाती है तो उस जगह समुद्र के जल का अम्लीकरण बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो दोबारा हो रही है 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के उत्तर। मेरी तरफ से कोशिश पूरी है कि आपको जो आंसर दिया गया वो पूरा सही निकले। हो सकता है एक आध प्रश्न के आंसर जो मेल ना खाए आयोग के आंसर की से, लेकिन उम्मीद है कि अधिकतर आंसर इसमें सही होंगे। अब जो भी 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में बैठे हों अगर वो मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, और जो अभी आगे के शिफ्ट के पेपर है बहुत जल्द ही मैं उसका आंसर आपको दूंगा समय मिलते ही, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।